आज हम इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सिर्फ बीएलएड और बीएमएस के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी, रेलवे और डीएसएसबी जैसे एग्जामों के लिए भी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन अर्न्स 20 रुपीज़ ऑन द फर्स्ट डे। एक आदमी पहले दिन 20 रुपये कमाता है एंड स्पेंड्स 15 रुपीज़ ऑन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन 15 खर्च कर देता है। ही अगेन अर्न्स 20 रुपीज़ ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन फिर वो 20 रुपये कमाता है एंड स्पेंड्स 15 रुपीज़ ऑन द फोर्थ डे, और अगले दिन फिर यानी चौथे दिन 15 रुपये खर्च करता है। यानी पहले दिन कमाता है 20 रुपये तो अगले दिन 15 खर्च कर देता है, फिर अगले दिन 20 कमाता है तो अगले दिन 15 खर्च करता है। इफ़ ही कॉन्टिन्यूज टू सेव इन दिस वे, और इसी तरीके से वो बचत करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जैसे पहले दिन उसने 20 कमाए, दूसरे दिन 15 खर्च कर दिए तो कितने बच गए? 5 बच गए। फिर नेक्स्ट डे 20 कमा रहा है, वो अर्न कर रहा है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ सेविंग हो रही है उसकी। तो हाउ सून विल ही हैव ₹60 इन हैंड, तो कितने दिनों में उसके पास 60 रुपये हो जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आपने वो 6th क्लास में पढ़ा होगा, या फिर वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मंकी वाला क्वेश्चन, बंदर वाला। बंदर जो है ऊपर जंप करता है 4 स्टेप्स, फिर नीचे आता है 3 स्टेप। इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं, ये टाइम एंड वर्क की वीडियो आपने देखी होगी, तो वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट है उसमें। करना कैसे देखो, पहले दिन फर्स्ट डे क्या करता है वो, फर्स्ट डे 20 रुपीज़ कमाता है, इसको हम पॉजिटिव सिंबल से डिनोट कर लेते हैं समझने के लिए। और सेकेंड डे क्या कर रहा है वो, सेकेंड डे वो 15 खर्च कर रहा है 15 रुपये, यानी इसको माइनस से। तो एक्चुअल में 2 दिन में 2 डेज में हो क्या रहा है, 2 दिन में जो सेविंग हो रही है वो +20 और -15 यानी 5 रुपये की हो रही है। 5 रुपये प्लस में आ रहा है, यानी कि 2 दिन में 5 रुपये ही बच रहे हैं, क्योंकि पहले दिन 20 कमा रहा है और दूसरे दिन 15 खर्च कर दे रहा है। तो 2 दिनों में 5 रुपये की सेविंग हुई है। अब हमें बचाना कितना है? 60 रुपीज़, 60। तो ऐसे क्वेश्चनों में करोगे क्या, ध्यान रखना। देखो ये जो प्लस का जो 20 है ना, ये पहले इसमें से बचा लेना। अगर +20 को बचा लोगे तो ये बचेगा कितना? 40, यानी कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी ना उसको इसमें से माइनस कर लेना। ओके, पॉजिटिव वैल्यू को इसमें से माइनस कर लिया हमने, तो 20 को माइनस किया तो कितना बचा? 40। अब हमारा टारगेट है यहाँ से 40 पहुँचना। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 40 आ जाएगा। 8 से 40 पहुँचने के लिए 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 8 से इधर मल्टीप्लाई किया 8, तो 8 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो गया। यानी 16 दिन में 40 रुपये, ये तो पेयर बनेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डे 17th डे, यानी अगले दिन एक दिन और, उसमें कौन फिर अब ये 20 रुपये कमाएगा, और 20 रुपये जैसे ही कमाएगा यानी 17 दिन में 17 डेज में उसके पास कितने रुपये हो जाएंगे? 60 रुपये हो जाएंगे। ओके, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 20 आंसर होगा, लेकिन 20 नहीं होगा, कुछ लोगों को अलग भी लग रहा होगा। आंसर कितना होगा? 17 डेज। क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है, जैसे प्लस वाली वैल्यू को बचा के रखा जाता है पहले एक बार। ओके, प्लस वाली वैल्यू को इसमें से माइनस कर लेंगे तो 40 आ गया। अब उसके बाद हमारा टारगेट होता है कि 2 दिन में जितना भी हो रहा है तो हमें इस तक पहुंचना है। तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 8 से इधर भी मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट डे में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेक्स्ट डे में पॉजिटिव यानी कि 17th डे 20 जैसे ऐड करोगे तो 40 और 20 60 होता है। ओके, टाइम एंड वर्क में देखा होगा आपने, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और जिन लोगों को समझना है वो एक बार रिपीट कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिन लोगों के लिए पहली बार ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जो लोग पहली बार, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? 9। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अंकों को पलटने पर द न्यू नंबर एक्सीड्स 27 बाय ओरिजिनल नंबर। जब अंकों को पलटते हैं तो नई संख्या बन जाएगी। तो जो नया नंबर है वो कितना है? 27 ज़्यादा है किससे? ओरिजिनल नंबर से, यानी जो पहले नंबर था। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। जैसे मान लो 15 है ये, अब इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो क्या बनेगा? 51। तो ये इससे ज़्यादा है ना, तो वही बोला है कि मतलब 27 ज़्यादा होना चाहिए। तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया। हमारे पास तो ऑप्शन, हम ऑप्शन से करेंगे, कोई इक्वेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने जब डिटेल मेथड में पढ़ा होगा तो इक्वेशन बना के सॉल्व किया होगा। यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो उनका सम कितना होना चाहिए? 9 डिजिट्स का सम। देखो सब में 7 और 2 9, 6 और 3 9, ये भी 9, ये और ये भी 9। तो ये यानी ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं कर पाओगे यहाँ पे। आगे देखो, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स न्यू नंबर एक्सीड्स 27 बाय ओरिजिनल नंबर। जब डिजिट को इंटरचेंज किया जाता है तो वो 27 ज़्यादा होता है। तो देखो 27 को, अगर 27 को इंटरचेंज करोगे तो 72 हो जाएगा, और इसमें 27 का डिफरेंस नहीं, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 36 को चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 63। डिजिट्स को इंटरचेंज करना है तो इसका डिफरेंस कितना आता है? 27 ही आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी इसको चेक करोगे तो देखो ये कम हो जाएगा। 54 को चेंज करोगे, 54 को जब इंटरचेंज करोगे तो ये 45 हो जाएगा।
तो इसमें तो ये तो डिक्रीज हो गया ना, जबकि ये बोला कि एक्सीड होना चाहिए, एक्सीड का मतलब अधिक होता है, ये 27 ज़्यादा होना चाहिए इससे, तो ये भी ख़त्म। और 72 को इंटरचेंज करो तो 27 होगा, तो ये भी कम हो गया, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड। अ बैग कंटेन्स 600 रुपीज़, एक थैले में 600 रुपये हैं, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, जिसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। इन द रेशो, और किस अनुपात में है, 3:4:12। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज, तो 25 पैसे वाले कॉइन्स की संख्या बतानी है आपको। तो ये काफ़ी आसान है, बिना एक्स लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट शायद आपको समझना है इसलिए मैं एक्स का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कॉइन्स कितने हैं, 3 है, 3, तो इसको हमने 3x मान लिया। और ये 1 रुपये वाले हैं पहले, फिर ये 50 पैसे वाले और ये 25 पैसे वाले, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, तो अगर 3 कॉइन होते 1 रुपये के, तो कितना अमाउंट बनता, 3 रुपये बनता, यानी 3x, उसी का कोई मल्टीपल होगा। प्लस अगर ये 4 कॉइन होते हैं यानी 4x होते हैं, तो 50 पैसे वाले होते हैं तो कितने बनते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 पैसे के लिए हमने 0.50 लिख लिया है। प्लस 12 कॉइन्स होते हैं 25 पैसे वाले, तो 25 को हम 0.25 लिख सकते हैं। ऐसा करने के बाद मिलाकर टोटल कितने रुपए बन रहे हैं, 600 रुपये, तो इक्वल्स टू में 600, ये हो जाएगा 3x। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये अपॉन में 100, 25 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 3, तो ये नहीं कितना आ जाएगा 3x। तो ये हो गया 8x इक्वल्स टू 600। ओके, x से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, ये 8 7 जब 56 होता है, 4 8 5 जब 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75। आपसे पूछे 25 पैसे वाले कॉइन्स बताओ, तो 25 वाले को हमने कितना लिया था, ये 25 वाले 12 का मल्टीपल है ना 12x, तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 75, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 900, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है, इसी कॉन्सेप्ट से करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 10 5 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री और 10 85 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। 4 ऑप्शन है, इसके इक्वल्स टू में क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज देखी होगी, ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियोज मैंने 5-6 वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसका आंसर भी जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हो क्या होगा। देखो इसे देखना है और इसे देखना है, फर्स्ट और लास्ट को। ये 5 और ये 85 है, इसका पेयर 90 का बन जाएगा, इसका पेयर 90 का बन रहा है, इसका पेयर भी 90 का बन जाएगा और इसका पेयर भी 90 का बन जाएगा। तो ये फिर आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कैसे, क्योंकि देखो इन दोनों में से किसी एक पार्ट को चेंज कर सकते हो आप। इसको जब चेंज करोगे तो 10 5 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, कॉट 85 के बराबर, क्योंकि जब 10 90 ये वाला ये आइडेंटिटी लगाएंगे 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। तो इसको जब चेंज करोगे तो कॉट में हो जाएगा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो फिर कॉट 85 को जब लिखोगे तो 1/tan 85 लिख सकते हो। ऐसे जब इसको चेंज करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये कॉट 80 हो जाएगा, और कॉट 80 को चेंज करोगे तो फिर ये tan 80 हो जाएगा। और ये जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉट, इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा 75, 90 में से माइनस करोगे तो फिर कॉट को जब चेंज करो तो 1/tan 75। तो 6 वैल्यू थी, तो 3 को इधर हमने चेंज कर दिया, 3 को एज इट इज छोड़ दो। ये कितना रह गया 10 75, tan 80 और इंटू में tan 85। अब इससे ये एलिमिनेट हो गया, इससे ये एलिमिनेट हो गया, और इससे ये एलिमिनेट हो गया, तो लास्ट में क्या बचा 1 बचा ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये तो फिर मैंने खैर थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दिया है। आपको इसका डिटेल मेथड देखना हो तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोज़ देखना, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेयर देख के आप समझ जाओगे कि हाँ आंसर कितना होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और सारी वीडियोज़ का लिंक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया, तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो लिंक सारी वीडियोज़। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज। 400 लोगों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। आफ्टर 28 डेज, 28 दिन बाद 280 मैन लीव द प्लेस, मतलब कि उस स्थान को 28 दिन बाद 280 लोग छोड़कर चले जाते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट, लास्ट का मतलब होता है समाप्त होना, फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। ओके, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो 400 लोगों का खाना
31 दिन के लिए था, 31 डेज के लिए, लेकिन उसमें 28 दिन बाद हुआ क्या कि 280 लोग चले गए। अगर 28 दिन बाद गए हैं इसका मतलब 28 डेज तक तो वो खा चुके होंगे, तो 28 डेज तक खा चुके होंगे, तो 400 लोगों का खाना भी हमारे पास कितने दिन का बचा हुआ है, 3 दिन का बचा हुआ है, क्योंकि 31 में से 28 माइनस करोगे तो 3 आएगा। ओके, 400 लोग खाते हैं खाना कितने दिन के लिए, 31 दिन के लिए खा सकते हैं, 31 डेज के लिए, लेकिन उसमें से 28 डेज बाद तो इतने चले गए, तो यानी अभी 3 दिन का खाना बचा हुआ है हमारे पास। अब 3 दिन का जो खाना बचा हुआ है, 400 लोगों का खाना 3 दिन के लिए बचा हुआ है, इस खाने को कितने लोग खाएंगे, 280 तो चले गए छोड़कर, 280 चले गए, तो 400 में से 280, 400 में से 280 माइनस कर लोगे तो कितना आएगा, 120। यानी अभी इसी फूड को, इसी भोजन को 120 लोग खाएंगे। अब वो कितने दिन के लिए खाएंगे तो डेज हमें पता नहीं, डेज यहाँ छोड़ दो आप ऐसे ही इनटू में। ओके, ये मैन M1D1 पढ़ा होगा ना आपने, M2 D2, बस ये कॉन्सेप्ट जो है टाइम एंड वर्क मैंने आपको जो पढ़ाया है बस वही अप्लाई करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 4 टाइम्स में और 4 से ये 10, तो डेज कितने डेज लगेंगे, यानी कि जो खाना 3 दिन चलना चाहिए था 400 लोगों का, लेकिन अब लोग पीपल्स कम हो गए हैं, 120 लोग बचे, इसलिए वो खाना कितने दिन में समाप्त होगा, 10 दिनों में समाप्त होगा। ओके, इसकी वीडियो भी सेपरेट बनी हुई है टाइम एंड वर्क की, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस CP कितने आर्टिकल्स का, 15 का, तो 15 CP। प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, बाकी और वीडियो में बना दूंगा जल्दी। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स 10 SP, ये इक्वल बोला है इसलिए मैंने इक्वल टू में लगाया है, यहाँ पे बोला है सेम है GI इक्वल्स टू, इसका मतलब तो सेम ही हुआ। तो 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। इसी को आप रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो CP, ये SP इधर आ गया अपॉन में, इधर बचा हुआ है 10 और ये 15 इधर मल्टीप्लाई में, थोड़ा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब ये CP 10 हो गया, 10 यूनिट, और SP कितना हो गया, 15। खरीदा 10 में और बेचा कितने में, 15 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, +5, यानी प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट निकालें तो प्रॉफिट अपॉन में, हमेशा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो हमेशा आप CP की वैल्यू रखनी है बटे में, तो अपॉन में कितना, 10 इंटू में 100, 0 से कैंसिल हो गया तो 50% आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 50% का। तो इतना आसान है ये भी। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, चाहे वो B.Ed के एग्जाम की तैयारी करो, चाहे BMS के, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव SSC, रेलवे, DSSB, KVS, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 104 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो किसी प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितने रुपए हो जाता है, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 104 रुपये हो जाता है। एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 100 रुपीज़, और साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 100 रुपये। यानी कोई प्रिंसिपल, कोई मूलधन है जिस पर किसी रेट से ब्याज वसूला जाता है, और ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब लिया जाता है तो 104 रुपये आता है 2 साल में। लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाती है तो 100 रुपीज़। व्हाट इज़ द रेट %, तो ये बताने की दर क्या है, ब्याज की दर कितनी है। तो देखो इसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसे लिखते हैं CI और इधर लिखते हैं SI। अगर SI की बात करें 2 साल का है, अगर 100 रुपये टोटल आता है, यानी पहले साल कितना आया होगा 100 और दूसरे साल भी कितना आया होगा 100। मैं CI को नीचे लिख देता हूँ, आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा, ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। SI कितना 100 रुपये था, सॉरी 100 मत लिखो, इसे 50 लिखो ना, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। क्या कर रहे हैं, 2 साल का 100 रुपीज़ है, तो यानी पहले साल 50 आएगा और दूसरे साल भी 50, क्योंकि SI जो होता है वो हर साल सेम आता है, जबकि CI में चेंज होता है। क्योंकि CI क्या का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाता है। अभी 104 आया है, तो पहले साल का CI, फर्स्ट ईयर के लिए CI और SI दोनों इक्वल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर के लिए CI और SI इक्वल होते हैं, तो पहले साल तो CI भी 50 रुपये आएगा, लेकिन टोटल कितना आया है 2 साल में 104 रुपये। इसका मतलब दूसरे साल 50 के अलावा 4 रुपये और एक्स्ट्रा हो गया। यही तो हुआ ना एक्स्ट्रा, नहीं तो अगर दोनों, अगर यहाँ भी 50 आता तो ये भी CI और SI बराबर ही हो जाते, फिर तो 4 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये जो 4 रुपये एक्स्ट्रा है ये अपॉन में ये इनिशियल वैल्यू, चाहे ये वाली वैल्यू ले लो चाहे ये वाली। CI और SI फर्स्ट ईयर के लिए सेम ही होता है, ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। तो ये जो एक्स्ट्रा होगा वो अपॉन में 50 इंटू में 100।
यही जो है रेट परसेंट है, 8% की दर से ब्याज वसूला गया। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। तो कितना आसान हो गया ये, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, CI के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तीसरा पार्ट में ही सारा कॉन्सेप्ट अलग से आने वाला है जल्दी ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + ky = 11 एंड 5x - 7y = 5 हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज, तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। 2x + ky = 11 है एक इक्वेशन, और दूसरी क्या है 5x - 7y = 5। तो नो सॉल्यूशन की बात की तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है, ये कंडीशन आपको पता होगी। तो इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। a1 का मतलब x का जो कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट क्या है 2 पहली इक्वेशन से, और a2 का मतलब दूसरी इक्वेशन से x का कॉफिशिएंट वो कितना है 5 इक्वल्स टू में b1 यानी y का कॉफिशिएंट पहली इक्वेशन से, और b2 y का कॉफिशिएंट दूसरी इक्वेशन से, लेकिन y का कॉफिशिएंट कितना है -7, तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है आपको। क्रॉस इंटू कर लेना है, तो ये 5k इक्वल्स टू -14 k अपॉन में आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -14/5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है, इजी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा सबसे छोटा है। तो जनरली हम करते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। आपको ऐसा नहीं करना, ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो हमेशा स्टार्ट जब करोगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई स्टार्ट करना, कहाँ से, यहाँ से। ओके, हमेशा इस साइड से। इसको मल्टीप्लाई करोगे 39 होगा, और जब फिर इधर से करोगे तो कितना होगा 56। तो पहले 39 आया और बाद में क्या आया 56, यानी पहले जो आया वो इसका मतलब इस फ्रैक्शन के लिए है, और बाद में जो आया वो इस फ्रैक्शन के लिए। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, या आपसे छोटा पूछेंगे तो स्मॉलेस्ट को देखो, छोटा कौन सा, ये वाला है ना, ये छोटा है, ये वाला छोटा, और ये बड़ा है। ये छोटा है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, इसे काट दो। अब ये बचा आपके लिए छोटा। अभी इन दोनों में कंपेरिजन करो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 15, और यहाँ से इसको करोगे तो 14। तो पहले 15 आया और बाद में 14 आया, तो बाद वाला छोटा हो गया, यानी इसका भी अब हमारे लिए कोई यूज नहीं है। अब हमारे पास ये बचा, ये हमारे लिए, अब इन तीनों में अब तक ये छोटा है। यहाँ से कंपेरिजन करो, ये 18 हो गया मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये 35, तो बाद वाला ज़्यादा हो रहा है ना, तो यानी इसका भी हमारे लिए कोई यूज नहीं है। अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, इसको पहले यहीं से करना है मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। तो कितना होगा 30, और यहाँ से करेंगे तो 55, तो 55 बाद वाले हमारे ना, ये भी हमारे लिए कोई यूज़ का नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2/5। सबसे स्मॉल, इन पाँचों में सबसे स्मॉलेस्ट यही है। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, इसी तरीके से करना है। ओके, हमेशा इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करना, और यहाँ से मल्टीप्लाई पहले इसको करना और फिर इसको। इन दोनों में जो छोटा होगा, अगर देखो पहले छोटा इधर आया ना, इसका मतलब ये छोटा है, तो इसको हटा दो, इसकी ये हम इसका यूज नहीं करना हमें। फिर इससे इसको कंपेयर करो, फिर इससे इसको, तो फिर इसमें देखो जो छोटा है उसको रखो, बड़े वाले को हटा दो। अगर मान लो इन दोनों में कंपेयर हमने जब किया तो ये इन दोनों में कंपेयर करने पर ये बड़ा हो गया, तो इसको हमने हटा दिया। अब ये बचा हमारे लिए छोटा, यानी इन तीनों में ये हो गया छोटा, फिर आगे इससे कंपेरिजन करना है। ओके, आसान है ये भी काफ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये एक और काफ़ी इजी क्वेश्चन जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। फाइंड द रैशनल वैल्यू ऑफ 7131 इस तरीके से दे रखा है 3 ओके। तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। इसको लिख कैसे सकते हैं, देखो 7 अकेले और बाकी 13 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 13 के ऊपर बार लग गया जो रिपीट होता है। अब इसको हमें रैशनल वैल्यू में चेंज करना है, यानी P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो इसका डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनी है जिसे आप देख सकते हो, इसमें 10-12 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो इसका ट्रिक क्या करना कैसे, देखो सबसे पहले पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा उस नंबर को लिख लो, ध्यान समझना, ठीक है। माइनस में वो वैल्यू होगी जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। बार किस पे नहीं लगा, 7 पे नहीं लगा हुआ है, 7 लिखेंगे। ओके, अपॉन में क्या, अपॉन में उतनी बार 9 जितने नंबर पे बार लगाए, 1 और 2 नंबर पे बार लगा तो 2 बार 9 लिखेंगे। ओके, और जितने नंबर पे बार नहीं लगा उतनी बार 0, बस ये इसका मेथड है। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 706, और ये अब ऐसा ऑप्शन कोई सा नहीं दिख रहा,
वैसे भी नीचे 999 ये हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा ये। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो 353 अपॉन में 495 ही आएगा। क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं बता दें, जैसे मान लो ये है 0.27, ये अलग से एक और समझा रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल के लिए ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए। ये अब इसको चेंज करना है तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे 27, माइनस में क्या, तो माइनस में वो नंबर जिस पे बार नहीं है। तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं डेसिमल के बाद जिस पे बार ना हो, तो यानी माइनस में 0 होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा माइनस। 2 नंबर में बार है तो 2 बार 9 आएगा, और बिना बार वाली वैल्यू एक भी नहीं है तो नीचे 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर कितना होगा 27/99। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो कितना आएगा 9 3 जा 27, 9 3/11। क्लियर है। तो इसी तरीके से और भी कर सकते हो, इसकी सेपरेट वीडियो है, देखना हो तो आप जरूर देखना, कमेंट करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या प्लेलिस्ट में मैं लिंक ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ना आपको वीडियो को देखने में इंटरेस्ट आए। बड़ी वीडियो 40-42 मिनट की वीडियोज़ मैंने बनाई, बट आपका उतना अच्छा इंटरेस्ट उसमें नहीं आया, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखना एक साथ बच्चों के लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। ओके, तो इसी तरीके से आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग टाइप्स के, वो सारे आपको मिलते रहेंगे लगातार। आप वीडियो को देखो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें।